चलो भाई, लड़कियों का पेपर तो लगता है होगा, लड़कों का तो हो गया पोस्टपोन ये वाला भी, है ना। कोई नहीं, एसआई का ही, कोई बात नहीं। अब जब भी होगा लेंगे पेपर, इतने की कहीं ना कहीं उम्मीद है। एग्जाम तो होगा नो डाउट, पर ये लेंगे इसको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, क्योंकि ना पेपर भी चेंज किया जाएगा। अब पेपर नया छपेगा, पुराने पेपर को अब इनको रद्द करना पड़ा। कल मैं देख रही थी भोपाल सिंह जी का बयान था कि क्या गलत कर दिया अगर एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन दे दिए। जैसे मुझे तो ऐसा फील हो रहा था वो पढ़ा लिखा नहीं था जो पूछ रहा था, कहता सर 4 क्वेश्चन आप भी बता दीजिए। भाई आप तो एचएसएससी के मुखिया हैं, प्रश्न तो ये आपको भी आने चाहिए। एक प्रश्न नहीं आता हुआ किसी अधिकारों, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी की पहचान ही नहीं है। और मुझे लगता भी नहीं कि उन्होंने वो ढंग से देखे भी और ये सोचा भी है कि ऐसे प्रश्न आना क्या लॉजिक है। अगर आप हरियाणा के आदमी हैं तो ये कहाँ लॉजिकली ठीक है कि आपको भैंस के बारे में, गाय के बारे में पूरी जानकारी हो। ये तो बहुत बेवकूफी भरी बात थी। देखते हैं, इसके लिए भी कुछ करना चाहिए। मुझे तो पर्सनली लगता है ये गलत है। जैसे ये इनके बोलने से तो बात बन गई, लेकिन आप ये देखो आपके लिए सिर पे कितना बोझ हो गया। एनिमल हस्बेंड्री छोटा टॉपिक नहीं है। एनिमल हस्बेंड्री एक विषय है जिसको 3-4 साल के कोर्स में पढ़ते हैं बच्चे। और क्या गारंटी है कि 4-5 मान लो हम पढ़ भी ले, चलो हम सोचे हम तैयार कर लेते हैं। आपको पता है कितनी सारी फसलें हैं, हर फसल में कितने प्रकार के रोग होते होंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। और कितने उनके कारण होंगे। हर फसल के रोग कैसे याद करोगे? हर फसल में अब जरूरी थोड़ी धान ही आएगा। वो तो कहते हैं बैंगन में निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता, तो तुम बैठे रहना भैया हमने क्या पढ़ा। अब क्या तुम पढ़ के जाओगे? कह देंगे अरबी की फसल में निम्न में से कौन सा कीड़ा नहीं लगता। ठीक है, ये पढ़ना चाहिए। जिनका इंटरेस्ट सब्जी में, बागवानी में, ये इतनी यूनिवर्सिटी बनाई है, इसमें जो पढ़ेंगे उनको पढ़ा देना। ये या जो जानवरों की जगह जाके पढ़ते हो, रिसर्च करते हो। दिक्कत ये है कि इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। कल मैं सर से कह रही थी कि ये पढ़ा देती हूँ, मैं देखती हूँ कुछ सर कहते हैं कि भाई इतना अपने आप देखो, जितना हम कवर कराएंगे उसको अगर किया ही नहीं कवर फिर क्या फायदा, फिर तो दिमाग पे बोझ डालना है। इससे बढ़िया गलत का विरोध करें, क्योंकि कितनी चीजें नई नई जोड़ोगे। अभी पिछली बार तुमने कह दिया कंप्यूटर डिटेल में पढ़ा करो, कितने स्टूडेंट्स के ऊपर भार पड़ा। और देखो हम तो फिर भी 1-1, 2-2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये देखे ना, जब मैं स्टूडेंट थी तो हमारे सिर पे कितना भार था। मैथ्स भी पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, साइंस पढ़ना, सोशल पढ़ना। टीचर को तो आके क्या, मेरा क्या लगेगा, एक किताब उठाई उसमें से पढ़ा दिया। लेकिन तुम्हें देखे तो तुम कितने रोग याद करोगे, कितनी फसलें, कितनी प्रजाति। एक भैंस की कम से कम 20 प्रकार की नस्लें हैं और उन सबके अलग अलग स्थान होंगे। फिर उन सबके टोटल वो कितना दूध देने की उनकी क्षमता है वो भी याद करोगे क्या? अगर कर सकते हो तो भाई देखो फिर कर लेना चाहिए। पर मुझे लगता है बेवकूफी है। कहीं वो ऊंट, गधे, घोड़े, भैंस, खच्चर, गधे, पता नहीं कितने हैं, किस किस का याद करे। ये होना है 5 जानवर याद कर लो तो याद भी कर ले। ये लॉजिकली बेवकूफी भरी बात है। और ये तो वही बात होगी कि सरकार अगले पेपर में फिर कुछ नया ले आएगी। ये तो बेवकूफ तो बच्चे बन गए ना, कितना पढ़ के जाएं। और पूरी जिंदगी में एक कांस्टेबल को, एक पुलिस वाले को इसका पता होने और ना होने से उसकी नौकरी पे कौन सी बला आ जाएगी। उसको पता होना चाहिए एमएलए, एमपी, पावर, कॉन्स्टिट्यूशन, ये लॉजिकली ठीक है, उसको यूज करना, कभी कहीं काम करेगा। पर ये रोग, भैंस की प्रजाति, गधे की प्रजाति, घोड़े की प्रजाति, ये महा बेवकूफी वाला काम, ये क्यों पढ़े बच्चा? पढ़ के यूं ना कि मुझे इस क्षेत्र में आगे जाए। इसलिए तो इंडिया पिछड़ा हुआ है। यहाँ बड़े बड़ी पोस्ट पे बैठे लोगों को ही फर्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है। ये जर्मनी, अमेरिका जैसे देश जो है ना, यूरोपियन, ये पता है क्या करते हैं? अपने बच्चे के कैलिबर को देखते हैं। जिसका जो कैलिबर है ना, जिसकी जो क्षमता है, उसको उसी काम में लगाते हैं। तभी ये विदेशी आगे हैं। आपके यहाँ काम करना है पुलिस का, पर पढ़ाएंगे क्या? भैंस, गाय, गधे, खच्चर, घोड़े, बताओ उसका क्या यूज है? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो बड़े लोग हैं, अब क्या करें। फिर भी इसका मुझे लगता है विरोध होना चाहिए बड़े लेवल पे। जितना पढ़ेंगे उसमें से पेपर आना ही नहीं है, मान के चलो। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट, उठा के कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे। तुम कैसे सारी प्रजातियां हर चीज की याद कर सकते हो जो नाम हमने पढ़े नहीं? ये होना भाई 2 में से आएगा तो इंसान फिर भी पढ़ ले। गेहूं की 1000 तरह की किस्में हैं, धान की 1000 तरह की, पता नहीं कितनी किस्में हैं। वो पूछ लेंगे ये वाली किस्म निम्न में से किसकी है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गलत का विरोध करना ज्यादा ठीक है, बजाय इसके कि ठीक है हम इसको भी कर लेंगे। ये कितने सब्जेक्ट नए डालेंगे? 100 क्वेश्चन डिजाइन करने हैं। ऑलरेडी 13-14 सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं। अब ये तो हर साल बढ़ाते चले जाएंगे, इनका क्या जाना है? फिर कह देंगे एक सब्जेक्ट और आ गया। तो ये गलत है, इसके खिलाफ देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। सरकार
को थोड़ा सा सोचना चाहिए, जो अपने आप बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं इनको भी, कि बच्चा कितना पढ़ेगा। तुम तो कह देते हो 2 नंबर 4 नंबर आएंगे, उसको तो सारा सब्जेक्ट तैयार करना पड़ता है। हिस्ट्री कितनी मुश्किल से तैयार होती है, एक भी क्वेश्चन नहीं लिया भाई। साइंस के भी कम क्वेश्चन आए ना, जितने की उम्मीद थी उससे बहुत कम। हरियाणा जीके के भी तो या तो ये प्लान्ड तरीके से बताओ कि इसका इतना आएगा, उससे कोई मतलब नहीं, जो मन में आए क्वेश्चन डाल दिए। चलो अब देखते हैं इस पे जो बन पड़ेगा। पहले आके अपने टॉपिक को पूरा कर लेते हैं। क्या टॉपिक था हमारा? हाँ, फिर भी मैं ये कहूंगी, देखो पढ़ने से अपने मन को नहीं हटाना, और कभी चीजें बदलेंगी। आज भी अखबारों में देखो, लगभग अखबारों ने परिमल सर की वो जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको जगह दी है, हर अखबार ने जगह दी है, तो ये सीएम और सबके कानों तक पहुंची होगी। जागरण, भास्कर और ये जितने हैं ना, पंजाब केसरी, हरिभूमि, सब में आया है कि भाई बच्चे जो हैं वो गलत फील कर रहे हैं, गलत हुआ, और एक डिसाइडेड सिलेबस होना चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, लीक नहीं होने चाहिए। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जो सही रास्ता है उसको पकड़ के चले। एक ये भी आज वायरल था, देखा, एचएसएससी ने अपनी यमुना की 3 उत्तर तीनों सही मान लिए, पूर्वी, उत्तरवी और दक्षिण भी। इन्होंने ये भी मान रखा कि गंगा यहाँ की मुख्य नदी है। तो बताओ तुम क्या कर लोगे? कहाँ बहती है हमें तो दिखी नहीं, पर वो मानते हैं गंगा आपकी मुख्य नदी है। चलो, सुप्रीम कोर्ट, कल हमने शुरू कर दिया था ना टॉपिक। कैसी है आपकी व्यवस्था? शंकु आकार की। और क्या है ये? एकीकृत। सबसे ऊपर क्या बैठा है? इसके नीचे अधीनस्थ। इसमें छोटे मोटे कोर्ट्स हैं। अब पता है ये एक अपने आप में टॉपिक है, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं लॉ के हिसाब से तो हम इसमें फंस जाएंगे। मेन चीजें देख लो जो एक्सपेक्टेड है कि पूछ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 1+33 जजेस हो सकते हैं। मैंने कल भी ये बात बताई थी कि अभी 25 है, इनमें से एक औरत है। हाई कोर्ट में 1+ है, ये डिसाइड करता है क्वेश्चन मार्क देश का राष्ट्रपति। कितनों का साझा हाई कोर्ट होगा ये डिसाइड करती है संसद। अधीनस्थ न्यायालय में जितनी नियुक्तियां होंगी वो करेगा राज्यपाल, इनमें जितनी नियुक्तियां होंगी वो करेगा देश का राष्ट्रपति। आपके देश में सुप्रीम कोर्ट आज से नहीं बना, सुप्रीम कोर्ट पुराने टाइम से है, और सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950। इससे एक दिन पहले तक एक कोर्ट था जिसका नाम था फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट जिसमें जज थे हीरालाल जे कानिया। एज इट इज हीरालाल जे कानिया को सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बना दिया गया। ये फेडरल कोर्ट नया नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल 50 में बना, ये पहले से काम कर रहा है 1937 में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1933 से अस्तित्व में आया। गोयर नाम का आदमी विदेशी, और फिर ये तुम्हारा इंडियन है। ये पहला और आखिरी, किसका आखिरी है ये? और किसका पहला है? सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट बना तब केसेस कम थे, 1+7 यानी कुल 8। आज यही संख्या बढ़ा के 1+37 यानी 34 जजेस कर दिए गए हैं। 34 मैक्सिमम है, आज तक 34 कभी नहीं बने। अब प्रेजेंट में आपने 25 जजेस देखे। इस एक आदमी को आप कहते हैं सीजेआई, और इन 3 को कहते हैं अदर्स। सबसे पहले आपके देश में 1950 से लेके 1992 तक कहीं ना कहीं पीएम की मर्जी से ही सीजेआई और ये सब बनते थे, और इसका मिसयूज किया था इंदिरा गांधी की सरकार ने, जब 2 बार जो जूनियर थे उनको बना दिया था सीजेआई। और इसका विरोध करने के लिए एक सीनियर ने राष्ट्रपति के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था कि मैं राष्ट्रपति बनकर तब इस सरकार को सीधा करूंगा, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बन पाए और वो इलेक्शन में हार गए थे ज्ञानी जैल सिंह से, जो आपके पहले सिख राष्ट्रपति थे, इनसे हार गए थे। तो सीजेआई को कई बार निग्लेक्ट किया गया कि भाई सीजेआई कौन, तो जिसको मन किया बना दिया। 2 बार ऐसा हुआ, दोनों बार पीएम कौन थी? इसलिए फील किया कि कोई ना कोई तरीका तो होना चाहिए ना बनाने का। 30 साल लग गए उस तरीके को लाने में। 1993 में जाके व्यवस्था लेकर आए कोलेजियम। इस कोलेजियम का मतलब था, रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है एक ग्रुप जो डिसीजन ले। कोलेजियम व्यवस्था आपके देश में काफी दिन चली। 1993 से 2017 तक जितने लोग थे वो सब कोलेजियम के ही मेंबर, कोलेजियम के सजेस्टेड मेंबर थे। 2018 में आपके देश में कोलेजियम हटा के और MOP मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर स्टार्ट किया गया। कोलेजियम से लास्ट बना था, उसके बाद जो पहला ये बना, ये 46 था, पुरानी बात हो गई, रंजन गोगोई।
अच्छा, प्रियंका डॉटर ऑफ राजवीर है कोई, वो नीचे चले जाए, ठीक है, ITI चौक से नीचे चली जाए वो। तो 2018 से क्या चल रहा है आपके यहाँ? MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। अब इसमें और कॉलेजियम में क्या अंतर है, ध्यान से सुनेंगे। कॉलेजियम व्यवस्था यानी इतने से तो इतने तक चली, उसमें था कि आपके देश में CJI वो बनेगा अगर ये खाली हो गया, इसमें कोई नहीं है। तो जो 25 जज थे ना, पहले 25 हुआ करते, फिर 28 हुए थे। इन 25 में से जो भी सीनियर होता वो क्या बन जाता? CJI। अभी भी ऐसा ही है, कोई खास अंतर नहीं आया, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? MOP में, इसको ध्यान से समझना, आपकी सरकार के पास एक मंत्री होता है जिसको कहते हैं विधि मंत्री, कानून मंत्री, लॉ मिनिस्टर। एक आपका होता है PM और एक होता है आपका राष्ट्रपति। ये तीनों सरकार के आदमी हैं। सरकार इन सबके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से काम करती है, तीनों अपने हिसाब से। इस तरफ अगर देखें तो आपका CJI है, प्लस 33 जजेस हैं, प्लस हाई कोर्ट का 1+ क्वेश्चन मार्क, एक तरफ ये है। अब MOP क्या कहता है? MOP कहता है, पहले इनका कोई जिक्र नहीं था 93 से 2017 तक। MOP में कहा अगर देश का CJI रिटायर हो गया, कितने साल का हो गया, ये अपने घर जाके आराम करेगा, इसको क्या मतलब देश में क्या हो रहा है। इसकी रिटायरमेंट से पहले पता होता है ये कब हटेगा। अब जैसे जो आज है ना NV रमन्ना, वो अगले साल हट जाएंगे क्योंकि अब उनकी एज है 64 साल, अगले साल वो 65 के होंगे और हटेंगे। ये जिस दिन बनता है पता होता है ये इतने दिन में हटेगा। CJI 65 का हो उससे पहले विधि मंत्री चिंता स्टार्ट कर देगा, और जब ये 64.5 के हैं या इनकी रिटायरमेंट आने वाली है, ये तुरंत इसको बुलाएगा और कहेगा सर आपका तो काम पूरा, या खुद जाएगा, आपका टाइम तो हो गया पूरा, आप हटेंगे, आप मुझे पहले बता दीजिए कौन CJI बनने के लायक है। तो ये CJI इन 33 में से 4 जो सीनियर मोस्ट होंगे इनको बुलाएगा, डिस्कशन करेगा कि भाई मुझे विधि मंत्री ने कहा है कि अब CJI का नाम मैं सजेस्ट कर दूं, तो आप 4 सीनियर मोस्ट हैं, बताइए कौन ठीक रहेगा। वो चारों अपने में से एक का नाम देंगे क्योंकि वही सबसे बड़े हैं एक्सपीरियंस वाइज। वो जिसका नाम देंगे 4 लोग, किसको देंगे ये? CJI उस नाम को किसको देगा? विधि मंत्री थोड़ा सा एनालाइज करेगा और फिर वो नाम किसको पकड़ा देगा? PM वो नाम किसको दे देगा? राष्ट्रपति। और इस तरह राष्ट्रपति नए CJI की नियुक्ति कर देगा। जब ये हटने वाला है ना, एक जो ये CJI था, इसकी चिंता इसको हो गई थी कि ये तो हटने वाला है। इसने कहा था कि सर आप नाम सजेस्ट कर दीजिए। अब थोड़ा सा घुमाते हैं बात को। CJI अब है NV रमन्ना, कब तक बैठे रहेंगे? 2022 तक। 21 में जजेस हटेंगे तो है ही, जिनकी उम्र कितनी हो गई? 65, कोई ना कोई 65 के होंगे। अब मान लो इनमें से हटेंगे तो ये चिंता विधि मंत्री की नहीं है, ये चिंता है CJI। भाई काम तुझे देखना, तेरा परिवार है। मान लीजिए यहाँ अभी प्रेजेंट में जो बैठे हैं 24, इनमें से इसी महीने 3 हट जाए, सोच लेते हैं, हटेंगे नहीं, सिर्फ सोच लो। मान लो 3 हट गए, 4 हट गए, 20 रह जाएंगे। काम का बोझ ज्यादा या कम? तो उसको चिंता, ये हटने से पहले ही कहेगा सर मेरे यहाँ से आदमी जो है ना वो घटेंगे, इसलिए आप नाम दे देगा पहले सीनियर मोस्ट 4 को बुला के किस किस को बनाए, तो बता देंगे भाई फला आदमी ठीक है, उस हाई कोर्ट से यहाँ तक बुलवा लेते हैं। तो पहले से ये लिस्ट तैयार करके अपनी, और ये लिस्ट किसको दे देगा? फिर विधि मंत्री देखेगा लिस्ट में किसके नाम है, उनका पूरा बायोडाटा निकलवाएगा, कहाँ का है, कितने साल काम किया, हाई कोर्ट में कब से था, कौन से केसेस में नाम आया, कौन सा ठीक, डिस्प्यूट में तो नहीं है, कंट्रोवर्सी तो नहीं है, और सारा कुछ चेक करके सारी चीजों की जांच करके फिर वो नाम किसको दे देगा? PM को कोई जांच नहीं करनी, PM किसके पास पहुंचा देगा? और राष्ट्रपति उन लोगों को बुला के उनको लेटर पकड़ा देगा, आपकी नियुक्ति मैंने सुप्रीम कोर्ट में कर दी। क्या ये समझ में आ गया? आप ये देखो चिंता किसकी है। अगर 33 हटे तो चिंता है, क्योंकि इसके ऊपर आएगा सारा बर्डन। हमें चिंता किसकी है? अगर 33 हटे तो चिंता है, क्योंकि इसके ऊपर आएगा सारा बर्डन। हमें नहीं पता, वो तो कह देंगे हमें क्या पता, तू कहाँ सोया हुआ था। लेकिन जब वो हटेगा तो वो आराम करेगा अपने घर जाके। अब चिंता किसकी है? विधि मंत्री। इसी सिस्टम को कह दिया MOP, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। समझ में आ गया सबको ये? अब मुझे बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर ये गड़बड़ करें समय से पहले हटा सकते हैं? कैसे हटाएंगे? अब देखो ध्यान से, एक होता है कोर्ट में कार्यवाही होगी इनके खिलाफ, और एक कार्यवाही कहाँ होगी? संसद में। हाँ, ये होता है इन हाउस। इसको ध्यान से सुन लो, ये लिखा नहीं हुआ, इन हाउस प्रोसीजर बोलते हैं इसको। इन हाउस प्रोसीजर क्या होता है? किसी जज ने गड़बड़ कर दी,
संसद ने कुछ नहीं कहा, ये बात नोटिस में आ गई जजेस के, बाकी जजेस के, भाई इसने तो ब्राइब लेके, ये पैसे लेके और गड़बड़ कर दी। तो ये इन हाउस प्रोसीजर, घर के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा। एक कमेटी बैठेगी जिसमें 7 स्टेप होंगे, और अगर कमेटी को लगता है कि इसने गलत किया तो उसको हटा सकती है कमेटी। यानी इनकी बाहर बात नहीं गई, संसद को पता नहीं चला, लेकिन अगर गड़बड़ पकड़ी गई तो ये कहाँ प्रोसेस चला देंगे? इन हाउस। संसद में तो आपको पता ही है वो 100 और 50 वाला, अगर लोकसभा लाती है तो 100 और राज्यसभा लाती है तो 50। कितने दिन का टाइम? 14 दिन का। फिर 2/3 प्लस 2/3 हट जाएंगे। लेकिन वो तब की बात है जब मामला किसके नोटिस में आए, उनके में। और अगर अंदर ही अंदर मामला है तो इन हाउस प्रोसीजर चला के और इनको हटा सकते हैं। क्या ये समझ में आ गया? एक खास बात यह है कि इनके ऊपर ऐसे हटाने के बाद वो पैसे वैसे निकलवाने वाले काम नहीं होते। अब मुझे बताओ, अगर ये क्राइम कर दे तो इन पे केस चलेगा? और क्या, क्यों नहीं चलेगा? इंसान नहीं है, चलेगा। इन पे दीवानी भी चलेगी और फौजदारी भी चलेगी। राष्ट्रपति एक ऐसा आदमी है जो अगर राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठा है तो फौजदारी मामले उस पर नहीं चलते, ये लिखित में है, उसकी पावर है ये। लेकिन अगर कोई भी जज किसी का मर्डर करवा रहा है तो हम क्या उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल, इसके खिलाफ कार्यवाही चलेगी। जब जजेस के ऊपर इन हाउस प्रोसीजर चल रहा हो या संसद कार्यवाही कर रही हो तो क्या ये मामलों की सुनवाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी ने जानबूझ के झूठा आरोप लगवा दिया हो तो मामले की सुनवाई ये तब तक करेगा जब तक कि उस आरोप को साबित ना कर दिया जाए। यानी ये अपने हक लेता रहेगा जब तक कि इस पे लगे ब्लेम को साबित ना कर दिया जाए। समझ में आ गई ये बातें? ये है इसका प्रोसेस। चलो जल्दी से थोड़ा पढ़ते हैं, जो अनोखी नई बात होगी उसके बीच में बातचीत कर लेंगे। कल हमने शायद ट्रायंगल तक पढ़ लिया था, ये 143 में नीचे अधीनस्थ तक पढ़ा था ना? ठीक है, इसके बाद आ जाओ उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, शक्तियां और कार्य। इसमें टिक कर लो, पढ़ेंगे फिर आगे। प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्शदात्री, तुम्हें तीनों पता है। बताओ प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? क्या क्या शब्द लिखे हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय और तीसरा परामर्शदात्री। परामर्शदात्री, इसको थोड़ा सा सुन लो फिर, ये बहुत आसान है, वैसे तुम्हें पता है ये। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब सबसे पहले वो मामला मैं ही देखूं, मेरे अलावा कोई कोर्ट ना देख पाए, इसे कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। अगर मान लीजिए कहीं 2 स्टेट्स लड़ पड़े आपस में नदी के पानी को लेकर, जैसे हरियाणा और पंजाब, SYL लिंक, जैसे कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये ना कावेरी जल विवाद, केरल भी इसमें इन्वॉल्व है। तो ऐसे मामले जिनमें स्टेट्स लड़ पड़े, चाहे बॉर्डर को लेकर, नदी को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, या कोई स्टेट लड़ पड़े किसी यूटी के साथ, या यूटी और 2-3 स्टेट एक साथ, जहां एक से ज्यादा फंस गए तो स्टेट सोचेगा मेरे हाई कोर्ट में आए तो मैं देख लूं इनको, भाई मेरे जजेस होंगे, मेरे वकील। तो ऐसे सारे मामले किसको दे दिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। अगर हरियाणा दिल्ली लड़ेंगे, मान लो हरियाणा मुनक नहर को रोक दे, दिल्ली पानी ना जाए, तो फिर वो मामला आपके हाई कोर्ट में नहीं, वो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। वरना दिल्ली कहेगा मेरे हाई कोर्ट में चलेगा, हरियाणा कहेगा मेरे में। ऐसे पंजाब हरियाणा के जितने मामले हैं वो सीधे कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट। इसे कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सबसे पहले मामला यहीं जाएगा, कोई और नहीं देखेगा। जहाँ स्टेट स्टेट स्टेट, यूटी यूटी स्टेट, कोई भी इन्वॉल्व होता है वो सारे मामले इसके पास जाते हैं। समझ में आ गया ये? इसके अलावा अगर आप अपने एरिया में पढ़ने वाले हाई कोर्ट से नाखुश हैं, भाई मैं खुश नहीं हूँ हाई कोर्ट के फैसले से, तो मैं लास्ट अपील कहाँ डाल सकती हूँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अंतिम अपीलीय न्यायालय है, इसने जो कह दिया आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप खुश हैं या आप नाखुश हैं। हाई कोर्ट से नाखुश है तो काम चल सकता है, लेकिन आप कह दो ये क्या सुप्रीम कोर्ट है, मैं नहीं मानता ये है वो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट की अवमानना कर दी, और उसके बहुत बड़ा राशि और जेल है, पैसे भी देने पड़ेंगे और जेल में भी जाना पड़ेगा। यानी मानहानि का दावा कि भैया कोर्ट की मानहानि कर दी, ये गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे, जो कह दिया उसमें 100% ठीक है। यानी यहाँ अपील की जा सकती है। किसके खिलाफ अपील कर सकते हैं? हाई कोर्ट। लेकिन ये अपील कैसी होगी? अंतिम होगी, इसके बाद कोई अपील नहीं है। जैसे फेडरल के खिलाफ कहाँ अपील थी? प्रीवी काउंसिल में, इसके खिलाफ नहीं है। परामर्श देगी। अब तुम और मैं तो जाके पूछेंगे नहीं जी पेपर कैसे करवाना है, क्या करें, ऐसे तो ये हमें बताने से रही।
ये सिर्फ परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को, सिर्फ राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति दो तरीके से परामर्श मांगेगा। एक, अभी प्रेजेंट में कोई मुद्दा है और राष्ट्रपति को समझ नहीं आ रहा है इस पे साइन करूं या ना करूं, कोई भी प्रेजेंट का मुद्दा, तो किससे सलाह मांग सकता है? जैसे किसान वाला बिल है, इस पे तो आपके राष्ट्रपति ने साइन कर दिए। अगर मान लो ना किए होते और उसे लगता कि भाई हाँ इतना बड़ा आंदोलन है, कुछ ना कुछ तो है, तो वो डिस्कस कर सकता था, पर अब तो वो साइन कर चुका। इस बात में जब डिस्कशन करे ना प्रेजेंट में, तो सीजेआई अपनी मर्जी से कह देगा मैं सलाह नहीं देता, मुझे सलाह देनी ही नहीं है, और राष्ट्रपति कुछ नहीं बोलेगा। यानी इस मामले में सीजेआई फ्री है कि सलाह दे या ना दे, अगर प्रेजेंट का कोई मामला है। लेकिन अगर मामला है जब आप आजाद हुए और आपने कोई संधि की थी, आपने कोई समझौता किया था पड़ोसी के साथ 1960 में, कावेरी, ये कौन सा जल विवाद, सिंधु जल विवाद, सिंधु ट्रेटी हुई थी ना। अब मान लीजिए सिंधु ट्रेटी की 3 नदियों का पानी आप यूज कर रहे हैं, आप सिंधु के साथ बहने वाली 3 नदियां, आपकी पंजाब की कौन कौन सी नदी है? तो ये जो सिंधु जल समझौता है, क्या इसमें से भी नदी का पानी यूज कर सकते हैं सिंधु में या नहीं? सिंधु जल समझौता, सिंधु नदी का तो तुम करोगे ही करोगे पानी यूज, इसके अलावा पंजाब की 3 नदियों का पानी भी तुम यूज कर सकते हो। इनमें से 5 का थोड़ा थोड़ा, लेकिन 3 का ज्यादा। इसमें से आपने 3 नदियां चुन ली ये, और आपने कहा हमारे यहाँ इतनी नदियां बहती हैं, हम राजस्थान को क्यों प्यासा मार रहे हैं, क्यों ना हम नहर बनाएं। और आपने 1952 में अपने पंजाब की नदियों को हरियाणा क्रॉस कराते हुए राजस्थान तक नहर के सहारे पानी पहुंचा दिया 1952 में। वैसे ये नहर बनने में टाइम लगता है, एक दिन में नहीं बनती। 2010 तक भी ये नहर चल रही थी, बन रही थी, फिर फाइनल स्टेज में 2010 में क्लियर कर दिया। 52 में जब अपने नहर बनानी शुरू की तो अपने 5 नदियों का पानी, 3 नदियों का पानी रोक दिया। किस किस का? सतलुज, ब्यास और रावी, जो किस देश में जाता था? सारा नहीं लिया आपने, लेकिन आपने यूज किया। इस बात से पाकिस्तान को दिक्कत हुई और पाकिस्तान ने फिर वो ट्रेटी करवाई कि भैया ये तो ऐसे, आज इन्होंने एक नहर बनाई, कल ये 5 नहर बनाएंगे, फिर मेरा पानी ये बंद करवा देंगे। इसीलिए 52 के बाद 1960 में आपके और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि या समझौता संपन्न हुआ, जिसमें लिखित में आपने माना कि ठीक है भैया सारा पानी हम नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कायदे से पानी किसी एक का नहीं होता, जहां जहां नदी बहती है उनका बराबरी का हक होता है, जिसमें ज्यादा हिस्सा बहेगी उस देश की ज्यादा मानी जाएगी। तो सिंधु सबसे ज्यादा कहाँ बहती है? भैया उनकी नदी है ना। अब तुम मान लो उसमें पाकिस्तान में घुसने से पहले बांध बना के कह दो पानी जाने ही नहीं देंगे, तो गलत है, फिर वो उसके खिलाफ यूएनओ में जाएंगे। आपने भी समझदारी दिखाई और आपने कहा ठीक है भैया हमारे देश में से बहती है 30% पानी हमारा और बाकी तुम्हारा, कुछ परसेंट तो यहाँ चाइना वाले भी तो रोक सकते हैं, इनके तिब्बत से निकलती है। तो हमने कितना परसेंट पानी ले लिया? 20%। हमें ये 20 भी फालतू है, हमारे देश में इतनी नदियां, हमें कोई दिक्कत नहीं। 30% के चक्कर में आपने वो नहर कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दी? पंजाब से राजस्थान। और जो ये आज राजस्थान खेती करता है ना, इसका सबसे बड़ा कारण ही राजस्थान नहर है। राजस्थान नहर का नाम बदला 1984 में, जब किसका मर्डर हुआ? इंदिरा गांधी, और पीएम बना इनका बेटा राजीव गांधी। तो अपनी माता जी को सदा याद करे पूरा राजस्थान, नाम कर दिया इंदिरा गांधी कैनाल। हर सरकार ऐसा करती है, जो आएगी ना वही अपने नाम की व्यवस्थाएं चलाएगी। तो ये इंदिरा गांधी नहर का नाम 84 में पड़ा, जबकि ये नहर कब से चल रही थी? 52 में इसका काम स्टार्ट हो गया था। तो ये नहर आज राजस्थान की, क्या इंडिया की बड़ी नहरों में है। 650 किलोमीटर का सफर तय करती है नहर, और ये पंजाब की नदियों के पानी को कहाँ तक पहुँचा के आ रही है? राजस्थान। जिस कारण राजस्थान में भी हरियाली दिखने लग गई, राजस्थान भी धान पैदा करने लग गया, वरना राजस्थान में तो गेहूं भी नहीं हो सकता था। ये पूरी बातें समझ में आ गई। अब मान लो फिर से राजस्थान की इस नहर को रोक के कोई बड़ा इशू बन जाए, तो फिर राष्ट्रपति परामर्श मांगेगा कि इससे सीजेआई से कि 1960 में एक ऐसे संधि हुई थी, उस पर हमें क्या करना चाहिए। अब अगर पुराने समझौते की बात उठेगी ना, तो राष्ट्रपति को ये मना नहीं कर सकता, ये चाहे ना चाहे इसको परामर्श देना पड़ेगा। और परामर्श अकेले का नहीं होता, परामर्श के टाइम पे ये 4 सीनियर मोस्ट जज फिर से पकड़ेगा, और एक ये है, कितने हो गए? 5 जजेस बैठ के डिस्कस करेंगे, भाई 1960 में ऐसा हुआ था, क्या करना ठीक है। जो रोज का मामला है उस पर मना कर देगा, लेकिन जो पुराने मामले हैं इस पे इसका अधिकार नहीं है मना करने का। क्या ये बात समझ में आ गई?
राष्ट्रपति को कच्चा मत समझो, राष्ट्रपति को भी कह रखा तेरा मन करे इनकी बात मानना, ना मन करे मत मानना, तेरी भी मर्जी और तेरी भी मर्जी। इतना क्लियर हो गया? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? प्रारंभिक ये वाला परामर्श और अपील। फटाफट से पढ़ेंगे आगे। पेज 144 पे आ जाओ। पहला पॉइंट देखो, उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय होने के कारण इसे व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसके बाद तो रीडिंग का है। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ। भारतीय उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय से अपील ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त है। क्या किसी भी हाई कोर्ट के खिलाफ या हाई कोर्ट से कोई अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है? मुझे बताओ, क्या सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के मामले को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर देगा? चंडीगढ़ हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट मंगवा लेगा? तो क्या तुम्हारा हाई कोर्ट एक जिले के न्यायालय को दूसरे में ट्रांसफर करवा देगा? नहीं करेगा। ये दोनों अलग बातें हैं। अगर आपके देश में हाई कोर्ट के मामले ट्रांसफर हो सकते हैं तो क्या वो जिले के मामले भी ट्रांसफर? नहीं, ये राज्यपाल की पावर नहीं है। हाई कोर्ट कह सकता है, मान लीजिए सोनीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है और पानीपत का, तो ये नहीं कह सकता कि पानीपत के मामले को सोनीपत में दो। ये कह सकता है पानीपत का मामला मेरे पास ले आओ, सोनीपत का मामला मेरे पास। यानी हाई कोर्ट को वो पावर नहीं है जो किसको दे रखी है? सुप्रीम कोर्ट कह सकता है चंडीगढ़ हाई कोर्ट का मामला चंडीगढ़ की बजाय कहाँ दोगे? दिल्ली में, और दिल्ली का मामला मेरे पास ले आओ। वो अपने पास भी मंगवा लेगा और इंटरचेंज भी कर देगा। हाई कोर्ट इंटरचेंज नहीं कर सकता, सिर्फ अपने पास मंगवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, तो ये हमने टिक कर लिया, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय से अपील ग्रहण करने की शक्ति। अगला पॉइंट टिक करो, भारतीय सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, भारत के विपरीत ब्रिटेन में ब्रिटिश संसद का उच्च सदन यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स वहाँ की अंतिम अपीलीय न्यायालय है। वो कहते हैं ना हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, उनके यहाँ हमारे यहाँ माय लॉर्ड करते थे, है ना, मिलॉर्ड बोलते हैं बहुत लोग, मिलॉर्ड जो ना माय लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान। तो उनकी सबसे बड़ी न्यायपालिका कहाँ बैठी है? उनके हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। हमने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की टक्कर में क्या बना दी? राज्यसभा। हमारी राज्यसभा में न्यायपालिका नहीं है, हमारा अलग सिस्टम है। इसके बाद आ जाओ, मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एब्सोल्यूट, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देखेगा। पहला पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार या आरंभिक अधिकारिता से आशय है कुछ ऐसे क्षेत्र या विषय जिनकी सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ, डबल टिक कर लो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, किसी हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय को नहीं। तो ऐसे कौन से मामले होंगे जिनमें कौन इन्वॉल्व होगा? दो स्टेट यूटी, दो स्टेट कोई एक यूटी। अब मान लो हरियाणा पंजाब ये चंडीगढ़ से लड़ने लग जाए तो मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट चेक करना, अगले पॉइंट में ABC देखो क ख ग लिखे हैं। पहला टिक कर लो, भारत सरकार एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न हुआ कोई विवाद जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंसती हो। ख टिक कर लो, केंद्र और किन्हीं राज्यों, दूसरी ओर एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। तीसरा, दो या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न संवैधानिक अधिकारों से संबंधित विषयों पर। तो जहां स्टेट फंस जाए, यूटी फंस जाए, चाहे दो है, चाहे यूटी के साथ एक लड़ रहे हैं, या दो यूटी एक साथ एक स्टेट है, या दो स्टेट एक साथ यूटी है, तो मामला कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद आ जाओ, संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। संवर्ती का मतलब क्या होता है? तुमने संवर्ती सूची पढ़ी थी। संवर्ती क्या होती है? जिसपे दो काम कर सके। एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। समझ में आया क्या है ये क्या था? सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट। कब जाना है? मौलिक अधिकारों का हनन। तो दोनों को बराबर अधिकार है ना। अब कोई आदमी मान लीजिए जींद के गांव में रहता है या यूपी के किसी बहुत पिछड़े हुए गांव में रहता है और कोई उसके मौलिक अधिकार छीन रहा है, तो उस यूपी के पिछड़े गांव से आदमी को दिल्ली जाना आसान है या उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट? तो वो कहाँ प्रेफरेंस देगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट। किस आर्टिकल के तहत? 226। ऐसी पावर जिसमें दोनों बराबर रूप से काम कर सके, सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी, उसे हम कहते हैं ये संवर्ती है। ये ज्यादातर मामला तुम्हें ये ध्यान रखना है। कौन से अधिकारों से जुड़ा? मौलिक। क्या अपीलीय में बराबर है दोनों? नहीं। अंतिम अपीलीय कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट।
हाई कोर्ट अंतिम अपील ये नहीं है, फटाफट से पढ़ो। इसमें मूल अधिकार में ये संवर्ती आ गया, पढ़ के देखो इसको। संवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार से आशय, अंडरलाइन करना, ऐसे का अधिकार उच्चतम न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय को भी प्राप्त है। क्या एग्जाम्पल याद रखोगे? यहाँ मौलिक अधिकार, दोनों में पहली बार जा सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 अंडरलाइन कर लो। उच्चतम न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन होने पर, बस टिक कर लो, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार, बस। फिर पढ़ो, उपचार प्रदान करने के लिए प्रारंभिक अधिकारिता प्रदान की गई है, अर्थात मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर कोई व्यक्ति अधिकारों के उपचार के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस प्रयोजन के लिए विभिन्न रिट पढ़ी थी ना हमने, कितनी है? 5। हाई कोर्ट के पास 6, उसके पास इंटरिम रिलीफ भी है जो कि सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। ये टिक कर लो। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, इनमें से 2 अफसरों पे लगती हैं। कौन कौन सी? एक परमादेश और एक अधिकार परीक्षा। परमादेश का मतलब काम कर ही नहीं रहा और अधिकार ज्यादा ही काम कर रहा है, मिसयूज कर रहा है। 2 कोर्ट वाले कौन कौन से हैं? एक प्रतिषेध और एक उत्प्रेषण। प्रतिषेध, भाई तेरे बस की, तू कहाँ से काम कर रहा है, तेरा है ही नहीं काम निपटा दिया, गलत निपटा दिया, इधर ले आओ, ये उत्प्रेषण है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, जिसको पकड़ लिया गया 24 घंटे पुलिस उसको पेश करेगी। अपीलीय पे आ जाओ, पहला पॉइंट टिक करना। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 132 के तहत अपीलीय अधिकारिता प्राप्त है। कैसी अपील कर सकते हैं हम? किसके खिलाफ? हाई कोर्ट के खिलाफ, अगर हमें ठीक नहीं लगता तो। पेज 145 पे आओ, पहला पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, टिक कर लो, सबसे ऊपर, इसके बाद कहीं अपील नहीं है। जैसे दीवानी मामले सुनने का, फौजदारी मामले सुनने का और संवैधानिक मामले पर सभी राज्यों के हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। कौन से मामले देख सकता है? दीवानी, फौजदारी और संवैधानिक, सारे मामले किसके खिलाफ? हाई कोर्ट। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद आ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से मैं दुखी हूं, मैं हाई कोर्ट जाऊं? अगला टिक करना, संवैधानिक मामलों में अपील कर सकते हैं। किसके खिलाफ जाएंगे संवैधानिक मामलों में? किसके मामले के, मतलब किससे हम दुखी हैं? हाई कोर्ट से, ठीक है। इसके बाद दीवानी मामलों में टिक कर लो, बस ये मेन पढ़ लेना। दीवानी मामलों में अपील कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड देखो, आपराधिक या फौजदारी या दांडिक मामलों में अपील कर सकते हैं। इसके ऊपर 2 लाइन और टिक कर लो। पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अधीन हाई कोर्ट में रिट दायर करता है जो सिविल प्रक्रिया कहलाती है। तो अगर किसी के पास सुप्रीम कोर्ट दूर पड़ता हो क्योंकि वो नई दिल्ली में है, तो वो अपने हाई कोर्ट में क्या दायर करवा सकता है? रिट। इसलिए ये कैसा है, प्रारंभिक या संवर्ती? रिट वाला अधिकार किसमें है? संवर्ती में, या हाई कोर्ट का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। इसके बाद नीचे नोट पे आ जाओ, बिल्कुल लास्ट में। मृत्युदंड के सभी मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मृत्युदंड देते हैं, क्या इनकी बारे में हाई कोर्ट को नॉलेज होनी चाहिए और वो देखता है कोई गलत ना कर दिया हो। हाई कोर्ट ने किसी को फांसी दी तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट सारों की फांसी पे नजर रखता है? क्या नहीं। हर जिले में अगर गड़बड़ होती है तो नजर किसकी है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में फांसी है तो कहाँ एप्लीकेशन डाल दो, और मान लो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इसको फांसी पे लटकाओ, फिर क्या करो? फिर राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन लिख दो कि जी मुझसे गलती हो गई और मुझे माफी दिलवा दी जाए। वो मना कर सकता है, बस मर्सी पिटीशन। 146 पेज पर आ जाओ। इसमें सेकंड पॉइंट टिक करना, उच्चतम न्यायालय सैनिक न्यायालयों की, तुमने सैनिक न्यायालय का नाम सुना है? अगर कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में गड़बड़ कर दे तो इनके मामले कोर्ट में जाते हैं या इनके अपने कोर्ट होते हैं? इनके अपने। सेना का अपना कोर्ट होता है और सेना का कोर्ट रोज नहीं लगता। जब कोई गड़बड़ में पकड़ा जाता है ना, तो इसमें 5-6 बड़े रैंक के अधिकारी होते हैं, ये बैठ जाते हैं और जिसने गड़बड़ की है उसको सामने बिठाते हैं, फिर उससे उसी तरह जवाब तलब करते हैं जैसे ये वकील और ये करते हैं। फाइनली वो हर चीज, देखो कोई जानबूझ के तो गलत काम करता नहीं होगा, लेकिन किसी ने अगर गलत किया, मान लो इस आदमी ने हमारी कोई इंफॉर्मेशन किसी बाहर के आदमी को पकड़ा दी, पहुंचा दी, कोई खास बात जो कि देश में अंदर तक रहनी चाहिए थी, इसके खिलाफ किसी ने कोई प्रूफ, कोई फोटो, कोई वीडियो लीक करके और यहाँ तक पहुंचा दी, तो अब ये सारी बातचीत करेंगे और फाइनली एनालाइज करेंगे कि इस आदमी ने गलत किया है, तो इसको कहेंगे कोर्ट मार्शल।
कोर्ट मार्शल होना बेइज्जती भी है, और जब आप देश के अहित में कुछ करते हैं तब कोर्ट मार्शल की सजा सुनाई जाती है। अब इस आदमी ने गलत किया नहीं किया हमें नहीं पता, लेकिन अगर सेना ने कह दिया कोर्ट मार्शल तो इस आदमी की नौकरी तो गई ही गई, ये कुछ नहीं कर पाएगा फिर। अब ये सोचे कि मैं इनके खिलाफ जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट, तो क्या सुप्रीम कोर्ट सुनेगा? उसने कह रखा है सेना अपना काम खुद करेगी। सेना की जो डाक आती है ना, ये भी अलग होती है, सेना के डाकिये अलग होते हैं। सेना की डाक नॉर्मल जो ये डाकिये है ना, इन तक नहीं पहुंचती। मान लो दिल्ली से कोई सेना की डाक चली है कलकत्ता तक, तो वो ऐसे लेटर बॉक्स में नहीं आती जिसमें नॉर्मल डाकिये हैं। इनकी अपनी ट्रेन में एक अलग सेक्शन होता है और वो कलकत्ता ही जाके उतरेगी, और उन्हीं के सेक्शन के आदमी होंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई ऐसी जो कि देश को नुकसान कर दे, इनका सारा सिस्टम अलग होता है, तो इनके कोर्ट भी अलग होते हैं। वही बता रहे हैं। उच्चतम न्यायालय सैनिक न्यायालयों के किसी विधि के अधीन गठित किसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की विशेष अनुमति नहीं दे सकता। तो यहाँ लिख लो कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल में किसी को फांसी कह दी ना, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं है बोलने वाला, सुप्रीम कोर्ट अपना काम देखेगा, सेना अपना। अब आ गया परामर्शदात्री या सलाहकारी। बताओ कौन इससे सलाह मांगेगा? कौन से मामलों में मना कर देगा? आज के मामले में मुझे सलाह, लेकिन किस पे देनी पड़ेगी? आजादी के बाद के टाइम पे। पहला पॉइंट टिक करना, संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण काम राष्ट्रपति को परामर्श देना। कौन से आर्टिकल में परामर्श है? 143 में। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 143 में है। वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेता है। पहली, यदि राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि, अंडरलाइन करो, सार्वजनिक महत्व, बस फिर पढ़ो, कि किसी मामले में विधिक प्रश्न निहित है, अंडरलाइन कर लो, सार्वजनिक महत्व में कोई कानून का मुद्दा है। फिर पढ़ो, विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न पैदा हुआ जो सार्वजनिक महत्व का है, तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। यानी तुम्हारे मेरे हक से जुड़ा कोई मामला हो, मैंने एग्जाम्पल दिया कृषि कानून, अगर साइन न हुए होते और ये बवाल पहले मच गया होता, तो क्या राष्ट्रपति सलाह मांग सकता था? बिल्कुल मांग सकता था। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे मामले जो संविधान के प्रारंभ से पहले की गई संधियां, टिक कर लो, ये संविधान के प्रारंभ से पहले की गई संधियां और करारों से उत्पन्न हुए हों, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। वैसे कहते हैं 60s 70s में भी जो संधियां हमने की है ना, उन पे अगर राष्ट्रपति को लगे तो वो सलाह मांग लेता है। आगे पढ़ना, उपयुक्त मामले में पहले मामले में सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। यानी प्रेजेंट में कोई सार्वजनिक महत्व का प्रश्न है तो मना कर देगा, भाई मैं नहीं देता सलाह, अर्थात वो इनकार भी कर सकता है। टिक कर लो, इनकार भी कर सकता है। लेकिन दूसरे मामले में, कौन से मामले में? जिसमें पुरानी संधि समझौते अड़ोसी पड़ोसी देश के, उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य है। अगर इसको करंट से जोड़े तो तालिबान का मुद्दा जुड़ सकता है। आप सबने खूब पढ़ लिया, ये जो अफगानिस्तान है इसके साथ हमारे रिश्ते कैसे थे, हम कैसे रिश्ते निभा रहे थे? अच्छे। हमने ना यहाँ पैसा लगा रखा था, जो 2-3 साल पहले करंट अफेयर्स के नोट्स में मैंने पढ़ाया था, अटल भवन बनवा रखा है आपने यहाँ, अटल भवन। आपने यहाँ पे जब इनके यहाँ गरीबी थी ना, बदहाली, आपने पता नहीं कितने टन गेहूं भेजा था इनको। आपके यहाँ खुद लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन आप अफगानिस्तान की मदद करते थे। आपने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा था अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान किसके चंगुल में आ गया? और तालिबान बेसिकली एक शब्द है जिसका मतलब स्टूडेंट्स होता है, छात्र। लेकिन वहां से वो बिगड़ते बिगड़ते, किस दिन इस पे बात करेंगे जिस दिन टाइम होगा, कि तालिबानी संघर्ष में हमारा क्या नुकसान है। जैसे तालिबानी पहुंच गए अफगानिस्तान का बॉर्डर आपके साथ भी तो टच है, 104 या 106 किलोमीटर। और आप सब जानते हो तालिबान जो है, शुरुआत जब आया ना तो हिटलर की तरह बहुत अच्छा था। हिटलर जब स्टार्टिंग में हीरो बना तो हिटलर को सब पूछते थे, आया है हिटलर ऐसी थोड़ी बड़ा बन गया। हिटलर ने देशभक्ति की ऐसी भावना दिखाई कि सब उसके पीछे पीछे। तालिबान की स्टार्टिंग अगर आप पढ़ोगे ना, तो तालिबान स्टार्टिंग में बहुत अच्छा था, मतलब एक जो स्टूडेंट्स ने जो ग्रुप बनाया था। लेकिन धीरे धीरे वो कट्टरता पे इतना बढ़ गया कि अब उसने कितने अजीब अजीब से नियम बना रखे हैं कि 10 साल से ऊपर कोई लड़की पढ़ नहीं सकती है, या आदमी है तो दाढ़ी रखना जरूरी। मतलब आज के टाइम में इतनी आजादी हर किसी को मिलनी चाहिए, जैसा मेरा मन करे मैं लाइफ जीऊं। तालिबानियों ने ही तो मलाला को मारा था, 14 साल की वो बच्ची को। तो तालिबान का यहाँ अड़ोस पड़ोस में आना भी कहीं ना कहीं हमारे लिए भी खतरे की घंटी है। एक बात। दूसरी बात, आपने अफगानिस्तान में पैसा लगा रखा है,
आपने जब अफगानिस्तान में पैसा लगाया ना, तो ये मान लो उनके लिए लगाया जिनसे तालिबानी चिढ़ते थे। अब तालिबानी पहुंच गए अफगानिस्तान, वो तो भाग गए जो वहां के मेन आदमी थे। तो अब तालिबानियों को क्या लगेगा, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो तो होता है दोस्त, लेकिन जो दुश्मन का दोस्त होता है वही तो दुश्मनी बन जाता है। अब इंडिया के ऊपर ये बड़ा बर्डन आएगा कि तालिबान के साथ रिश्ते कैसे रखेगा, अफगानिस्तान के साथ। अगर अच्छे रखना चाहता है तो वो पुराने वाली जो चीज थी उसको फॉलो करेगा, या अब उनसे रिश्ते काट लेगा। और अगर इतनी करीब आ गए ना ये मान के चलो, फिर तो पाकिस्तान भी इनका दोस्त बन गया, तो फिर ये बात हमारे लिए भारी पड़ जाएगी। इसीलिए अब देखते हैं क्या कुछ होगा। और तालिबानियों का आप कम मत समझो, अमेरिका को पंगे लेने पड़े थे। अमेरिका का वो देखो जो उसके टावर में जो वो इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इन्हीं की तो देन थी। तो ये लोग वो हैं कि भैया मरने को मर जाएंगे, दूसरे का नुकसान जरूर होना चाहिए। हमारी नियति ऐसी नहीं है, और हम लोग तो इस तरह के हैं कि भैया किसी का नुकसान ना हो, हम अपने शांति प्रिय देश में रहें। लेकिन अगर आपके आसपास इस तरह की चीजें हावी होंगी तो ये नुकसान आपका भी करेंगी, क्योंकि वहां तक आग फैलते फैलते आपका देश ज्यादा दूर थोड़ी है। जो पढ़ते थे 104 किलोमीटर की रेखा तो 106 की, तो वो नुकसान आपके पास भी आ गया है, तो लंबे टाइम में नुकसान कर सकता है। अच्छा, इससे जुड़ा क्या परामर्श की बात, मान लीजिए आपका राष्ट्रपति कहता है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी है कि अब हम लोग क्या करें। सरकार मान लीजिए आपकी कोई लोकसभा राज्यसभा से बिल निकालती है कि भाई अब क्या करना है, और राष्ट्रपति कहती है सर आप साइन कर दीजिए, ये क्या बनने जा रहा है, कानून। कोई कानूनन ऐसी कोई विधि, कोई संधि कुछ भी करेंगे, तो अब राष्ट्रपति को लगता है कि यार ये तालिबान का मुद्दा तो बहुत करंट का मुद्दा है और मुझे इस पर सलाह लेनी चाहिए। तो ये किससे सलाह मांग सकता है, सीजेआई। और सीजेआई को ये सलाह इसलिए मांग रहा है क्योंकि ये सार्वजनिक हित का भी तो मुद्दा है। अगर तालिबानी यहाँ तक आसपास आ गए तो नुकसान आपको और मुझे, हम सबको पड़ेगा, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल, इनकी सोच समझ, इनका कल्चर हमारी समझ से बिल्कुल परे है। हम लोग रहते हैं लोकतंत्र में, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, आप अपने हक के लिए आवाज उठा सकते हैं। तालिबानी संघर्ष में कोई बोल थोड़ी सकता है। तो अब ये इस तरह की बात राष्ट्रपति किससे पूछ सकता है, सीजेआई से। तो क्या वो मना करेगा या सलाह देगा, वो सलाह देगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। चलो पढ़ेंगे। तो वही क्वेश्चन था ये मूल अधिकार वाला। कहाँ पहुंचे हम लोग, आपराधिक या फौजदारी ना, हाँ ठीक है। मृत्युदंड तो हो गया ना पूरा। अच्छा, मैंने पिछले पेज पे पहुंच गई, पेज 146 पे हैं हम। 146 पे हमने क्या पढ़ा है अभी, ये राष्ट्रपति परामर्श मानने के लिए ये वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, कि बाध्य है कि नहीं है। कुछ चीजों में है, कुछ में नहीं है, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट टिक कर लो, भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्राधिकार कनाडा के संविधान से लिया गया। तो परामर्श वाला संविधान किससे उठाया गया, कनाडा से। ये इंपॉर्टेंट है, परामर्श का क्षेत्राधिकार। आपकी सारी न्यायपालिका किसकी चीटिंग है, अमेरिका, लेकिन परामर्श मांगने वाला पॉइंट आपने कनाडा से लिया है। इस तरह के पेपर में दुखी करते हैं। चलो अभिलेख कल करा दूंगी, ज्यादा हो जाएगा जी।